अब हम लोग नेक्स्ट विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोललता। ठीक है, अब आइए हम लोग डिस्कस करेंगे मोललता। तो इसका भी रोल एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मोलालिटी, इसको क्या बोलेंगे? मोलालिटी। अब इसकी क्या परिभाषा है? तो देखो, इसमें पहली बात, विलयन का आयतन नहीं लेते हैं। इसमें विलयन का आयतन नहीं लेते, विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। क्लियर ये बात? तो इसमें होगा कि किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान लीजिए, नहीं तो 1000 ग्राम द्रव्यमान लीजिए, और उसमें जो विलेय के मोलों की संख्या रहेगा उसको हम लोग कहते हैं मोललता। तो इसकी क्या परिभाषा सामने आएगी? सामने आएगी कि किसी विलायक के 1 केजी या 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, ठीक है ना, किसी विलायक के 1 केजी या 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित किसकी संख्या? तो विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है, मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। जबकि मोलरता में क्या लिया जाता है? किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में, यहां पे क्या बोला है? किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान या 1000 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान लेना है, उसमें विलयन का आयतन, इसमें विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, और उसमें जो मोलों की संख्या होगा उसे मोललता कहते हैं। मोललता जो लिखोगे अगर फॉर्मूला, तो मोललता बराबर क्या लिखेंगे? मोललता बराबर, बताओ ऊपर क्या चलेगा? विलेय के मोलों की संख्या, और ये जो विलेय के मोलों की संख्या है वो किस में उपस्थित है? तो विलायक के द्रव्यमान में। तो नीचे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, और अगर ये केजी में रहा तब तो गुना नहीं करेंगे 1000 से, लेकिन अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, और मोललता को m से सूचित किया जाता है। तो m बराबर विलेय के मोलों की संख्या को मान लो n सॉल्यूट। क्या मान लिए? n सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब विलेय, n मतलब मोलों की संख्या। विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को मान लीजिए W। चलो इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू n सॉल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे हो जाएगा W सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। और अगर भैया ये ग्राम में रहा तो गुना कितना कर लेंगे? 1000। तो यही फॉर्मूला क्रिएट हुआ किसके लिए? मोललता के लिए, ठीक है ना, ये मोललता का है। अगर गलती से पूछ दिया कि बताओ मोललता का मात्रक क्या होता है, तो आप सही से बता देना, है ना। क्या बताना कि देखिए मोललता बराबर होता है ऊपरे मोलों की संख्या और नीचे द्रव्यमान है, W सॉल्यूट है। तो हमें क्या निकालना है? मात्रक, ठीक है ना, m का मात्रक पता करना है। तो मोलों की संख्या का मात्रक मोल, द्रव्यमान का मात्रक केजी। तो बोलो क्या आ जाएगा? मोल प्रति केजी, नहीं तो फिर लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? मोल केजी इनवर्स लिख सकते हैं। तो मोल प्रति केजी या मोल केजी इनवर्स। अब अगर एक सवाल पूछे कि मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो आप बताओ नीचे क्या है? आयतन है कि द्रव्यमान है? द्रव्यमान है। क्या द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं। जब मोलों की संख्या पर नहीं पड़ रहा है, जब द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें आयतन आ गया उस पर ताप का प्रभाव होगा, और जिसमें मोलों की संख्या और द्रव्यमान है, द्रव्यमान और मोलों की संख्या है, उस पर कभी ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोललता पर ताप का, ठीक है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात मोललता ताप से स्वतंत्र है, ताप से स्वतंत्र है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपसे पूछ सकता है
कि निम्नलिखित में कौन ताप से स्वतंत्र है? बताओ, मोलरता कि नॉर्मलता कि मोललता कि इनमें सभी? तो मोललता हो जाएगा। और कौन ताप से स्वतंत्र नहीं है? तो अभी तक में दो नहीं है, एक मोलरता और एक नॉर्मलता, ये दोनों ताप पर निर्भर करता है।